प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया, हमारी YouTube चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। आज हम इन दिनों भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। कृषक आंदोलन पर हमने एक आलेख तैयार किया है। इसका शीर्षक है भारत में किसान आंदोलन, मूल कारणों का विश्लेषण एवं पाराद के सुझाव। हमारे ये विचार सुझाव हाल ही में लॉन्च की गई राजनीतिक पार्टी लोकतांत्रिकों का समानुपातिक एवं हेतुक प्रतिनिधि जनसमूह, जिसे अंग्रेजी में नाम दिया है प्रोपोर्शनल एंड रेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स अलायंस ऑफ डेमोक्रेट्स, अर्थात पाराद, ये पार्टी का संक्षिप्त नाम है। ये जो आलेख तैयार किया गया है, हमारी पार्टी का जो विजन है, उसके उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, उसका अनुगमन है, अप्रोच है, उसी के अनुसार इस आलेख में हम अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। इस आलेख के विचार पूर्णतः तकनीकी स्वरूप के हैं और गंभीर प्रकृति के हैं। अतः हम इस आलेख को सीधे पढ़कर आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें त्रुटियां होना स्वाभाविक है, अतः त्रुटियां चूकों के लिए क्षमा चाहेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम इस आलेख को बराबर 3 भागों में विभक्त किए थे। हम प्रथम और द्वितीय भाग को पूर्व में ही आपकी सेवा में प्रसारित कर चुके हैं। आज हम इस आलेख का तीसरा एवं अंतिम भाग आपकी सेवा में इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत में शासक वर्ग विरोधी आंदोलनों के विरुद्ध खतरनाक आरोपों की हकीकत। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी भारतीय शासक वर्ग के विरुद्ध कोई भी आंदोलन इन दिनों चालू होता है, कोई भी प्रदर्शन, कोई भी धरना चालू होती है, तो भारतीय शासक वर्ग विभिन्न प्रकार के मनगढ़ंत आरोपों की बौछार कर देता है। इसमें हमारे पाराद का जो दर्शन है, इसके अनुरूप हमारे विचार इस प्रकार से हैं। पाराद इन विषय में यह विश्लेषण पाराद का इन विषयों में यह विश्लेषण है कि भारतीय शासक वर्ग द्वारा उसके विरुद्ध जब भी कोई छोटा बड़ा आंदोलन होता है, जब भी कोई ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग या कोई संगठन जो भारतीय शासक वर्ग की विचारधारा, आइडियोलॉजी, सिद्धांत एवं अनुगमन, अप्रोच के विरुद्ध अपने विचार रखता है, तो उन पर ढेर सारे खतरनाक आरोप लगाए जाते हैं। इन आरोपों की बहुत लंबी फहरिस्त है। कईयों की तो हत्या भी कर दी गई है, कईयों को वर्षों तक जेलों में भी ठूंसा गया है और कईयों की जान, मानवाधिकार भी खतरे में हैं। भारतीय शासक वर्ग का झूठा प्रोपेगेंडा भी भारतीय शासक वर्ग को झूठा प्रोपेगेंडा भी करना होता है। हम इन सब अवस्थाओं को ना तो असमान मानते हैं और ना ही आश्चर्य ही व्यक्त करते हैं। हर शासक वर्ग को ऐसा करना होता है और वह सब कुछ करना होता है जिससे कि उसकी सत्ता शासन स्थायी और सुरक्षित रहे, शासित वर्ग सदा ही शासित वर्ग मानसिक गुलाम सब्जेक्ट बना रहे। इन झूठे अनर्गल आरोपों, प्रोपेगेंडों से वर्तमान किसान वर्ग भी अछूता नहीं है। ये हमको अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए। आंदोलन जो हो रहा है, भारतीय शासक वर्ग ने झूठा प्रोपेगेंडा किया है, उसकी प्रकृति के अनुसार ये भी कोई असामान्य बात नहीं है, ऐसा अक्सर होता है। अतः पाराद की ओर से भारत के कृषक, प्राथमिक वर्ग, उत्पादक वर्गों को कुछ सुझाव सलाह इस प्रकार से हैं। नंबर 1, उन्हें इस अवधारणा को मानना चाहिए कि भारत में शासक वर्ग और शासित वर्गों के बीच संघर्ष है। जिसमें हम अपने हिसाब से जिसको एकेडमिकली मार्क्स के संघर्ष से हम लोग जानते हैं, तो भारत में भी इसी प्रकार का संघर्ष व्याप्त है और भारतीय परिप्रेक्ष्य में है, भारतीय परिस्थितियों के अनुसार है। नंबर 2, कृषक, प्राथमिक उत्पादक वर्ग को ये मान लेना चाहिए कि भारतीय शासक वर्ग उनके कल्याण, उन्नति के लिए नहीं है। नंबर 3, भारतीय कृषक, प्राथमिक उत्पादक वर्गों को चाहिए कि वे भारतीय शासक वर्गों के लुभावने प्रोपेगेंडे में ना फंसें।
चौथा, कृषकों भारतीय उत्पादक वर्गों को एक कहावत अपना हाथ जगन्नाथ तथा बौद्ध धम्म के सिद्धांत अपना दीपक स्वयं बनो को अपनाना चाहिए। 5, भारत की कृषि के विषय में प्रसिद्ध मान्यता है कि कृषि खेती कुदरत के साथ जुआ है। अतः इस मान्यता को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा कमाई के चक्कर में बैंक ऋण के फंदे में नहीं फंसना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कृषकों को ज़्यादा कमाई के लालच में अपनी खेती के कार्यों में ज़्यादा प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना चाहिए जब तक कि वे सुरक्षित और जोखिम उठाने की अवस्था में न आ जाते हों। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि बिंदु क्रमांक 7, यह बात भी महत्वपूर्ण है कि आत्मनिर्भरता के सिद्धांत के तहत गांव को एक उत्पादक इकाई मानकर जीवनोपयोगी सभी फसलों, सब्जियों, मसालों की ग्राम की जनता की आवश्यकता के अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी फसलों को उगाएं और आपस में विपणन करें। इससे शहरों के बिचौलियों के चंगुल से बचने में काफ़ी राहत मिलेगी। नंबर 8, गूढ़ रहस्य। सब्जी एवं फलों की उत्पादन एवं इंटेंसिव खेती फार्मिंग भारत में सदैव ही कृषक उत्पादक वर्गों के लिए घाटे एवं शोषण का कारण रहेगी, किसी बिरले और कभी कभार के मुनाफे को छोड़कर, क्योंकि ये शीघ्र नाशवान फसलें होती हैं। अतः कृषक उत्पादक वर्ग पूर्णतः इन सब्जी फलों की खेती पर अपना सब कुछ लागत, जमीन व संसाधन न लगाएं। नंबर 9, इसी प्रकार कृषकों प्राथमिक उत्पादक वर्गों को चाहिए कि वे मात्र 1 या 2 फसलों को 100% भूमि क्षेत्र क्रॉपिंग एरियाज में न बोएं और इंटेंसिव फार्मिंग भी ना करें। इसके परिणाम ये होते हैं कि उदाहरण के लिए किसी एक कृषक ने या एक ग्राम इकाई ने 100% क्षेत्रफल में गेहूं बो दिया तो उसे अपने जीवन यापन के लिए दालें, सब्जियां, मिर्ची, मसाले, प्याज, लहसुन, धनिया, खाद्य तेल इत्यादि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शहर के मुनाफाखोरों पर निर्भर रहना पड़ता है और बड़ी रकम खर्च करना होता है। नंबर 10, अतः कृषकों को चाहिए कि वे अपने एक ग्राम को उत्पादन इकाई मानकर पूरे कृषि क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी फसलों का उत्पादन करें, जहाँ तक कि तिलहन की फसल तक को बोना चाहिए और पुरानी तेल घानी प्रणाली से शुद्ध तेल निकालकर ग्राम इकाई की तेल की ज़रूरतों को स्थानीय रूप से पूरी करनी चाहिए। भारत में आदिकाल से ऐसा होता आया है। ग्रामीण भारत में कभी भी किसी कृषक ने आत्महत्या नहीं की और भूख से कभी कोई ग्रामीण की मृत्यु नहीं हुई। लेकिन शहरी भारतीय शासक वर्ग के चंगुल में फंसकर ग्रामीण जनता, कृषक वर्ग लाखों साल से चली आ रही ग्रामीण आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व्यवस्था को तथा आपसी सौहार्द को बर्बाद कर रही है। अतः इसे बचाना है। बिंदु क्रमांक 11, कृपया ध्यान रखें, जब भारत में कृषि प्रकृति के साथ जुआ है की कहावत भी चरितार्थ होती है तो शासक वर्गों के नियंत्रण वाली बैंकों से ऋण लेकर प्रकृति से जुआ खेलना ना तो कोई समझदारी है और ना ही कोई अच्छी बात है। बिंदु क्रमांक 12, विश्व की सभी सामाजिक आर्थिक मान्यता प्रणाली कर्ज लेना कोई अच्छी या गरिमामयी बात नहीं मानी जाती, लेकिन भारत में सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण देने बांटने संबंधी क्रियाकलापों को भारतीय शासक वर्ग इन्हें विकास योजनाओं, कार्यक्रमों का नाम दे देकर श्रेय लेने का ढिंढोरा पीटता है, जो देश की आम जनता के लिए अच्छी बात नहीं है। नंबर 13, कृषि एवं उद्यानिकी विज्ञान में कुछ शब्द टर्म्स प्रयोग होते हैं। भंडारण, प्रसंस्करण क्षमता, शक्ति, गोडाउनिंग एंड प्रिक्योरमेंट कैपेसिटी पावर एवं रिजर्वेशन। ये सभी बातें, गतिविधियां शहरी भारतीय शासक वर्ग, स्टॉकिस्ट
बिचौलियों, फाइनेंसर्स, उद्योगपतियों आदि के नियंत्रण में हैं। जब तक ये गतिविधियां कृषकों, प्राथमिक उत्पादक वर्गों, जिनमें वनोत्पादों के संग्राहक भी शामिल हैं, के नियंत्रण में नहीं आ जाती, तब तक यह वर्ग ठगाता, शोषित होता रहेगा। इन तथ्यों को अच्छी तरह से जान समझ लेना चाहिए। 14. हमारा अध्ययन यह कहता है कि कई मामलों में भारतीय शासक वर्ग का वो धड़ा जो कृषि, फल, सब्जी का भंडारण, वितरण, प्रसंस्करण, परिवहन करता है, यह धड़ा कभी कभी बिजनेस राइवलरी भी करता है और कृषकों, प्राथमिक उत्पादक वर्गों को ऐसा झटका देता है कि इन वर्गों की कमर टूटती रहती है। इन विषयों पर हम कुछ ठोस केस स्टडीज़ के साथ विस्तार से अन्यत्र कभी चर्चा करेंगे। बिंदु क्रमांक 15. सामुदायिक एवं अथवा सहकारिता खेती फार्मिंग, कम्युनिटी एंड और कोऑपरेटिव फार्मिंग करें व इसको बढ़ावा दें। 16. सूचना एवं प्रौद्योगिकी की IT के इस युग में मोबाइल फ़ोन, SMS एवं दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग करते हुए सीधे कस्बों, छोटे शहरों के उपभोक्ताओं से जुड़ें और उनकी ज़रूरतों, मांगों को सीधा पूरा करें, उत्पादों को सीधा बेचें। कालांतर में जब एक नेटवर्क विकसित हो जाएगा, तब मुनाफाखोरों, बिचौलियों, जमाखोरों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कृपया नोट करें, इन कार्यों के लिए अपने पढ़े लिखे सुशिक्षित युवाओं को लगाएं। 17. ग्रामीण स्तर पर छोटे छोटे कुटीर उद्योगों की स्थापना करें, जैसे कि हलवाई, भड़भूंजा, फल सब्जी प्रसंस्करण इकाई, तेल घानी, आटा चक्की इत्यादि। इन विषयों में विचार करने वाली दुखद बात यह है कि कृषक, प्राथमिक उत्पादक की युवा पीढ़ी करोड़ों अरबों रुपये के हल्दीराम के नमकीन, उदाहरण के लिए मूंग दाल एवं लेस कंपनी के आलू चिप्स खाती है। कृषक पिता मूंग 40 रुपये किलो और आलू 5 रुपये किलो व्यापारियों, बिचौलियों को बेचता है। फिर यही जिन्स हल्दीराम के मूंग दाल के पैकेट के रूप में 230 रुपये प्रति किलो तथा लेस के आलू चिप्स के पैकेट लगभग 300 रुपये प्रति किलो लेकर कृषक का बेटा खाता है। रहस्य यह है कि ये कंपनियां मार्जिन ऑफ प्रॉफिट्स 150 से 200% तक डकारती हैं और धनाट से और धनाट होती जाती हैं। रहस्य सच्चाई ये भी है कि वोट लेने के लालच में पिछले शासक वर्गों ने MSP, ये मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस की व्यवस्था को जन्म दिया है, निर्धारित कर भारी मात्रा में अनाज खरीदा, जो भारतीय खाद्य निगम FCI के गोडाउनों में एवं अन्य संस्थाओं के गोडाउनों में भरा पड़ा है, जो सड़ भी रहा है, चूहे कीड़े भी खा रहे हैं। वर्तमान शासक वर्ग को इसे खपाने, डिस्पोज ऑफ की बहुत बड़ी समस्या है। आगे भारतीय शासक वर्ग के पास पर्याप्त भंडारण क्षमता भी नहीं है, अतः वह अब आगे MSP निर्धारित कर सरकारी संस्थागत खरीदी करने की ना तो आर्थिक क्षमता रखता है और न ही भंडारण क्षमता। साथ ही कूटनीतिक रूप से भारतीय शासक वर्ग ये कभी नहीं चाहता कि MSP पर उत्पादित अनाज को कृषकों से खरीदे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कृषकों, प्राथमिक उत्पादक वर्गों की जेब में बजट की बड़ी रकम जाए, क्योंकि इससे कृषक, भारतीय शासक वर्ग आर्थिक तौर पर संपन्न, साधन संपन्न हो, जागरूक, सुशिक्षित हो जाता है और भारतीय शासक वर्ग की चालाकियाँ जानने समझने लगता है। प्रमाण के रूप में पंजाब हरियाणा का किसान उत्पादक वर्ग उसके सामने सिरदर्द बना है। उपसंहार, कॉन्क्लूजन, हमारा ऐसा मानना है कि हमने हालांकि इस लेख में इन दिनों भारत में जारी किसान आंदोलन पर प्रत्यक्ष रूप से
कोई विचार, सुझाव या क्रिया प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन हमने समस्या के मूल कारणों, उनकी सही जांच पड़ताल और तदोपरांत उसके अंतिम निदान उन्मूलन के संबंध में अपना पक्ष, तरफदारी एवं विचार रखे हैं। हमारा कृषकों, भारतीय उत्पादक वर्गों तथा उसके नेतृत्व से निवेदन है कि हमारे इन फलसफे, विचारधारा और अनुगमन, फिलॉसफी, आइडियोलॉजी एंड अप्रोचेस पर ध्यान देने का कष्ट करें एवं समस्याओं, शोषण, प्रताड़नाओं को सदा सदा के लिए मुक्ति पाएं। कृपया ध्यान रखें, चतुर्थ स्तर के कैंसर को लेप लगाकर ठीक नहीं किया जा सकता। मेजर सर्जरी, बड़ा ऑपरेशन करना अनिवार्य होता है। अंत में मैं ये फ्रेज़ एक पुनः इसको दोहराना चाहूँगा। कृपया ध्यान रखें, चतुर्थ स्तर के कैंसर को लेप लगाकर ठीक नहीं किया जा सकता। मेजर सर्जरी, बड़ा ऑपरेशन करना अनिवार्य होता है। इस फ्रेज़ में, इस कहावत में ढेर सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। हमारे बुद्धिजीवी वर्ग, जो क्रांतिकारी लोग हैं, मेरे इन शब्दों में जो भाव छुपे हैं वो अच्छी तरह से जान समझ रहे हैं। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा कृषकों के आंदोलन को लेकर ये आलेख यहाँ उसका तीसरा खंड यहाँ समाप्त होता है। यदि आपको हमारे विचार, हमारी विचारधारा, आइडियोलॉजी यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारी इस YouTube चैनल पारात लोकतंत्र का अंकुरण को आप सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, लाइक करने का कष्ट करें और शेयर करने का भी कष्ट करें। और हम भविष्य में इसी प्रकार से आधारभूत, सिद्धांतभूत विचारों को, बातों को आपके समक्ष रखेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।